Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. We have covered all the topics of force and laws of motion. So it's just a recapitulation so that you can revise all the laws of motion together, and then in the next class we will do the numerical based questions. Now I will start the with you. Now you will see. Now what it says every time when we move something, जब भी हम कुछ मूव कराते हैं, कुछ भी चलते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, एक फोर्स यूज़ करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम्स में दिख रहा है पेंसिल मूव हो रही है, एक पर्सन वॉक कर रहा है, तो उस चीज़ को करने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. तो थिंक अबाउट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू वुड लूज योर पेपर्स इफ इनर्शिया डिड नॉट मेक इट स्टे वेयर यू पुट इट. बिफोर दैट आप ये एग्जाम्पल सोचें, मैं आपको बताती हूँ. अगर आपकी पेंसिल से आप फोर्स से लिख रहे हैं, पेंसिल और पेपर के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा एंड पेंसिल इनर्शिया नहीं लगाएगी तो आप पेपर पे लिख भी नहीं पाएंगे. क्लियर है? Now, just a minute. Now, what we will study in this chapter, that is the full, that is force and laws of motion. What is force? What is the difference between balanced and unbalanced force? What are the laws of motions, and what is the relation between force and the state of motion attained by it? And the last one is conservation of momentum. Okay. नाउ व्हाट इट सेज कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तभी चेंज करेगा, डायरेक्शन तभी चेंज करेगा, शेप तभी चेंज करेगा जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाएगी. ओके. नाउ सो आप अकॉर्डिंगली क्या है, पहले हम 6th 7th 8th में पढ़ते थे कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू यू एंड योर स्टैंडर्ड्स द फोर्स इज डिफाइंड एज इज एनी इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस इज किसी का असर आ रहा है, दैट cause an object to undergo a change in speed, a change in direction or change in shape. means आप स्पीड में भी चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, शेप में भी चेंज आ रहा है. दैट इज योर फोर्स अकॉर्डिंग टू योर लेवल. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, now what it says that force is a vector quantity. Why force is a vector quantity? Because it involves acceleration, and acceleration is change in velocity according to change in time. So when velocity is a vector quantity, therefore force is a vector quantity. Now it says that force is of two types. force कितनी तरह की है? दो तरह की. क्लियर? Now what it says, balanced force means two forces, means कोई भी दो फोर्सेस हैं, कोई भी दो फोर्सेस हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, सो दैट कि उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना है. नाउ आप डायग्राम में देखिए, वन पर्सन है राइट की तरफ फोर्स लगा रहा है एंड सेकंड पर्सन लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है. ओके. बट दोनों ने इक्वल फोर्स लगाई, बट अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आपका बॉक्स बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ. सो इट इज एन बैलेंस्ड फोर्स. क्लियर? नाउ what it says, अनबैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स है जहाँ पे इक्वल फोर्स नहीं लग रही और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रही. मीन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग भी रही है तो वो इक्वल नहीं है.
अगर आपकी राइट हैंड साइड से 5 न्यूटन की फोर्स लगी तो लेफ्ट हैंड साइड से 7 न्यूटन की फोर्स लगी, तो 2 न्यूटन की फोर्स ज़्यादा हो गई लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। दैट मीन्स कि आपके पास वहाँ पे इक्वल फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे 1 पर्सन है अनबैलेंस्ड फोर्स में जो एक ब्लॉक को मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। नाउ हमने पढ़ लिया फोर्स क्या है, बट फोर्स और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या रिलेशन है, कैसे यूजफुल है वो अब देखते हैं हम। नाउ व्हाट इट सेज कि आपकी बुक यहाँ पे पहले बुक रखी हुई थी, बुक अपनी पोजीशन से तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। दैट मीन्स फोर्स आ गई ना, यहाँ पे अगर फोर्स नहीं होती तो बुक की पोजीशन चेंज नहीं होती। सो यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट। नाउ व्हाट इट सेज कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है आपका कि एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और एक बॉडी मूव करे तो वो मूव करती रहेगी। सो तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही ना। अब इस वाले एग्जाम्पल में, सेकंड वाले एग्जाम्पल में आपको एक कॉइन था, उस कॉइन को हॉकी स्टिक की हेल्प से मूव किया गया, बट वो कॉइन अपने आप आके रुक गया नहीं, वो अपने आप आके नहीं रुका, नीचे से एक फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से कॉइन आके रुक गया, एंड दैट फोर्स इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स लगी ना नीचे से सो दैट कि वो कॉइन को रोक सके। तो दैट सेज कि वहाँ पर अगर एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका कॉइन आके नहीं रुकता। से सपोज अगर यहाँ पे आपका आइस स्केट होता, ठीक है, या स्केटिंग ग्राउंड होता, तो यहाँ पे ये कॉइन टोटली मूव करता रहता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होता, और अगर फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता तो आपका कॉइन रेगुलरली मूव करता और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो जाता। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो तब भी वैलिड है और अभी भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगी है तो इसलिए कॉइन रुक गया। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कह दे कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पे इस वाले डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्स लगी फ्रिक्शन की हेल्प से, तो आपका ऑब्जेक्ट रुक गया। स्केटिंग ग्राउंड पे आपका एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है? कोई भी नहीं लगा रहा, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता। ओके, नाउ अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं ना। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है कि वो टेंडेंसी या वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो अपने अंदर चेंज आने से रोक रहा है, सो दैट वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर सके या अपनी स्टेट मेंटेन कर सके। सो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। So we have types of inertia, that is inertia of direction, inertia of motion and inertia of rest। ठीक, अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है आपका inertia of rest का दिया गया है। When a bus starts suddenly, the passenger fall backward। बस रेस्ट पर थी, एकदम से स्टार्ट करी, तो जब एकदम से स्टार्ट करी तो क्या होगा? पैसेंजर पीछे की तरफ जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगा है, जिसकी वजह से आपका बॉडी मूव कर गया। Now the passenger tends to remain in the state of rest even if the bus has started moving. Okay? Now अभी हमने पढ़ा था कि inertia is directly proportional to mass। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया लगाएगा वो। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि एक बॉल को मूव कराने के लिए कम इनर्शिया लगता है, कम फोर्स लगता है, बिकॉज वहाँ पे इनर्शिया भी कम लगता है।
सेम वे में आपका ट्रक था, आपको ट्रक को मूव कराने में ज़्यादा फोर्स लगती है बिकॉज ट्रक का मास ज़्यादा है, तो वहाँ पे इनर्शिया भी ज़्यादा लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, लार्जर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। नाउ अब यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन लग गया। अब एग्जांपल क्या है कि आपकी कार एकदम से स्टॉप होगी, मीन्स कार कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही थी, मोशन में थी, जब वो एकदम से स्टॉप होगी तो कार पीछे ड्राइवर को जर्क लगा, जर्क लगने के बाद ड्राइवर आगे की तरफ गिरा। ठीक, अब जब जर्क लगा, क्यों? क्योंकि कार मोशन में थी, वहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन लगा, जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन मेंटेन करना चाहती थी, उस मेंटेनेंस में क्या हुआ, आपकी बॉडी आगे की तरफ पुश हो गई। क्लियर? Now it is all. Now we have Newton's second law of motion. Now न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका? फर्स्ट लॉ हमने कंप्लीट कर लिया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो फोर्स एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के एंड एक्सेलरेशन जो उसने प्रोड्यूस की है। कब? जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई की गई है। ओके, क्लियर? यही पढ़ा था हमने जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिससे हमारी यूनिट निकली थी फोर्स की, दैट इज न्यूटन, और यू कैन से इट एज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन। न्यूटन इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज योर 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या डिफाइन करता है आपका कि अगर मास आपका 1 kg का है और एक्सेलरेशन आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस की है, तभी वो मल्टीप्लाई करके क्या देंगे आपको? 1 न्यूटन की फोर्स देंगे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 1000 kg एंड एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे फोर्स निकालनी है, मास क्या है 1000 kg, एक्सेलरेशन क्या है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला पुट कीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। Clear? Now next we have applications of Newton's second law of motion. Now the foremost example is कि क्रिकेट प्लेयर lowers his hand along with the ball to catch it। जब बॉल को हिट किया जाता है बैट्समैन के थ्रू, तो क्रिकेट प्लेयर उसे कैच करता है। कैच करने के टाइम पे क्या होता है कि वो अपने हैंड को पीछे की तरफ लेके जाता है, सो दैट आपकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो। क्लियर? नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको मोमेंटम आया था। क्लियर? नाउ इट सेज, नाउ यहाँ पे मोमेंटम बोला जा रहा है मास इन मोशन। व्हाई इट इज मास इन मोशन? मास इनटू वेलोसिटी होता है आपका मोमेंटम। सो वेलोसिटी अगर तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मोशन। नाउ पी इज योर
मास इंटू वेलोसिटी। नाउ आपके पास मोमेंटम आया मास इंटू वेलोसिटी। अब मास की यूनिट केजी हो गया, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हो गया। अब जब आपने दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास इफेक्ट क्या आया मोमेंटम के लिए कि मास एंड वेलोसिटी आपको कंबाइंड इफेक्ट देंगे। एंड आपको पता है कि मास हर जगह फिक्स्ड होता है, तो इफेक्ट किसका आएगा? बेसिकली वेलोसिटी का आएगा। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई आपकी मोमेंटम भी क्या बना? वेक्टर क्वांटिटी। ये बताया था मैंने आपको। Now this is a derivation of second law of motion. यही आपको बताया गया था कि आपको अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना, चेंज इन मोमेंटम में इसके फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो वही यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मास इन चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है? मास तो कॉमन है, तो अपने मास कॉमन लेके बाहर निकाले, और v माइनस यू अपॉन टी। एंड v माइनस यू अपॉन टी क्या है आपका? इक्वेशंस ऑफ मोशन से, दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पुट किया m इंटू ए। अब फोर्स इक्वल्स टू k इंटू एम ए होता है, आपने वो पुट कर दिया। Clear? This was all about Newton's second law of motion. Now we will see Newton's third law of motion. Now यही आपने भी डायग्राम में देखा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उसके रिएक्शन में से फर्स्ट बॉडी पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। सो अब यहाँ पे दो कैरी क्रीचर्स खड़े थे आपके। ऑरेंज कैरी क्रीचर ने ब्लू को पुश किया था। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे ब्लू कैरी क्रीचर एंड ऑरेंज कैरी क्रीचर। ठीक है, अब ब्लू वाले ने ऑरेंज को पुश किया, उसके रिजल्टेंट में क्या हुआ कि ब्लू वाला भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। सी, क्लियर? सो आपका न्यूटन थर्ड लॉ सिंपली कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ यही होता है। हम वॉक कैसे करते हैं? एक्चुअली में क्या होता है, जब हम वॉक करते हैं ग्राउंड पे तो हमारे जो फुट होते हैं ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करती है, एंड उसके रिटर्न में क्या होता है कि हम जब आगे चल जाते हैं। ठीक है, यही आपका एक्चुअल में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। या आप इस केस में ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए कि हम वॉक कर रहे हैं, हम आगे की तरफ अपना एक्शन शो कर रहे हैं, बट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हम अपने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो जब हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो ग्राउंड क्या करते हैं? इक्वल फोर्स लगाते हैं, जिससे हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। आप किसी भी वे में समझ लीजिए इस चीज़ को।
नाउ व्हाट इट सेज कि आपने बॉल जब फायर की जाती है गन से या कैनॉन से, तो क्या होता है कि बॉल तो आगे चली जाती है, बट जितनी फोर्स आगे लगती है बॉल को पुश करने के लिए उतनी ही फोर्स पीछे आ जाती है कैनॉन को पीछे लेके जाने के लिए, बिकॉज उसका काउंटर इफेक्ट है। सी, ये हम पहले समझ चुके हैं। नाउ क्लास बेसिकली यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल द केस ऑफ हॉर्स पाइप। हॉर्स पाइप बेसिकली किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, फायरमैन के बारे में। फायर ब्रिगेड या फायरमैन अपने साथ एक पाइप लेके आते हैं, ठीक है। अब उस पाइप में इतना प्रेशर से वाटर ओपन किया जाता है कि उस प्रेशर से आपका पाइप पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी जिस भी बिल्डिंग में फायर लगी है उस बिल्डिंग को की फायर को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए फायरमैन जब पाइप लाते हैं उस पाइप को 3-4 फायरमैन इकट्ठे होल्ड करते हैं। दैट वाज ऑल बिकॉज कि जिस फोर्स से वाटर आगे जाएगा उसी के रिएक्शन में वाटर उस पाइप को पीछे की तरफ पुश करेगा, ठीक। सो कि पाइप पीछे की तरफ पुश ना हो इसलिए वहाँ पे 3-4 फायरमैन होल्ड किए जाते हैं उस पाइप को होल्ड करने के लिए। तो वहाँ पे क्या कि एक्शन तो पानी आगे की तरफ जा रहा है, बट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि पाइप पीछे की तरफ जाता है, जिसको रोकने के लिए 3 to 4 पर्सन आपके इकट्ठे उस पाइप को होल्ड करके खड़े रहते हैं। द फायरमैन डायरेक्ट्स अ पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर, they hold it tightly because it has a tendency to go backward due to backward reaction of water rushing in forward direction. Now next we have law of conservation of momentum. नाउ जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में एक्ट करती है तो उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगती उस पर, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेम एज एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम इज द केस विद मोमेंटम। Now this is the derivation of momentum, conservation of momentum. क्लास यहाँ पे VA लिखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। वो वहाँ पे इनिशियल ऑब्जेक्ट मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बता रहा है, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है वो। Now why is it so? FAB equals to minus FBA because Newton's third law of motion states that every action has an equal and opposite reaction. दोनों इक्वल है, ओके, तो हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया, बट अपोजिट है इसलिए हमने एक फोर्स नेगेटिव ली है। ना व्हाट इट सेज कि जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया MA UA प्लस MB UB,
equals to MAVA plus MBVV. That means the initial momentums of both the objects equals to final momentum of both the objects are equal. Clear? Now this is what we have studied about force and laws of motion. That's all for today. Please see the video properly. If you have any doubt, please let me know, and do not copy any note from this video. Okay, that's all for today. Thank you.